गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सबसे पहले जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका सिंबल होता है स्मॉल ई। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो अनुपात होता है, रेशियो होता है। किस किस का? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये V2 माइनस V1 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। और अपॉन में क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। U1 माइनस U2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? दो रिलेटिव वेलोसिटीज का अनुपात है। ऊपर तो क्या आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगी। यह आपने देखा था कि जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन था उसमें जो है दो बॉडीज ली गई थी, और उनकी जो है कोलिजन से पहले, टकराने से पहले उनकी वेलोसिटीज U1 और U2 थी। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे एक की दूसरे के सापेक्ष में, तो क्या लेंगे? दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है वहां पे आप उसको स्टडी करना दोबारा। वहां पे हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच थी वो क्या आई थी? U1 माइनस U2। और उसी में आप देखेंगे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो कितनी आई थी? V2 माइनस में V1। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? सिंपली क्या है? रिलेटिव वेलोसिटीज की रेशियो है। ऊपर तो आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसमें जो आपको मेनली याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसकी वैल्यू जो है इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपको बात यहाँ पे याद करनी है। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होगी? इसकी भी अप्रोक्सीमेट, ये जो सिंबल बना है इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा कर्व बना हुआ है, तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल होती है? 0 की इक्वल होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम्स में कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, तो आप सिंपली वैल्यू बता दोगे कितना होता है? 1 होता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ E क्या होगी? 0 होगी, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है उसकी? 1 है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। जो इलास्टिक कोलिजन है, हमने पढ़ा था कि जो कोलिजन है वो 3 टाइप्स का होता है: परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ी थी। अब उसके हम यूज देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन की क्या एप्लीकेशन है। तो हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, एक यंत्र होता है जिसके अंदर जो है यूरेनियम नामक फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उसका विखंडन करवाया जाता है, फिशन करवाया जाता है। किसके द्वारा? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के द्वारा। तो जब उसका फिशन करवाया जाता है, जब उसके ऊपर जो है बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन्स की, तो वो क्या होगा? यूरेनियम जो है टूट जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स जो है वहां पे उत्पन्न होंगे। अब वो 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे, मतलब उनकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि जो यूरेनियम का जो फिशन है वो चलता रहे, उसके लिए उसका कोलिजन किससे होना जरूरी होता है? स्लो न्यूट्रॉन से। तो वो स्लो न्यूट्रॉन्स कहां से उत्पन्न होंगे, कहां से प्रोड्यूस होंगे? बाय द इलास्टिक कोलिजन। किस किस के बीच में? बाय द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन्स विद द प्रोटॉन्स। ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको कोलाइड करवाया जाएगा किसके साथ? प्रोटॉन्स के साथ। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर हमारे पास मॉडरेटर्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये जो तेजी से मूव करते हुए जो न्यूट्रॉन्स हैं,
ये उसके साथ टकराएंगे और जब आपस में टकराएंगे तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो आपस में अदला बदली हो जाएंगी। तो जो इनकी ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे थे, तो जब ये प्रोटॉन्स के साथ टकराएंगे, प्रोटॉन जो है वो उनकी स्पीड कम होती है, कम होगी, तो ये क्या होगी, इनकी स्पीड आपस में चेंज हो जाएगी। न्यूट्रॉन्स कम स्पीड से मूव करने लग जाएंगे और ये एनर्जी जो है किसको ट्रांसफर कर देंगे, प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलास्टिक कोलिजन की एप्लीकेशन क्या है, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि एक यंत्र होता है जहां पे जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो वहां पे जो है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, तेजी से मूव करते हुए न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए इलास्टिक कोलिजन करवाया जाता है। किस किस के बीच में, फास्ट न्यूट्रॉन्स के बीच में और प्रोटॉन्स के बीच में। तो अब एक टर्म आती है मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स क्या होते हैं, यही प्रोटॉन्स जो है इनको हम मॉडरेटर्स कहते हैं। मॉडरेटर्स क्या है, ऐसे पदार्थ हैं जो कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी मैंने बताया था न्यूक्लियर रिएक्टर एक यंत्र होता है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके अंदर एक मटेरियल यूज होता है मॉडरेटर, जो क्या करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करता है। उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को हम कहते हैं मॉडरेटर्स। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि मॉडरेटर्स के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो क्या एग्जांपल है मॉडरेटर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, एक तो है हैवी वाटर, एक ऑर्डिनरी वाटर, नॉर्मल वाटर जिसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है H2O, वो नहीं, हैवी वाटर है जिसका फार्मूला क्या होता है D2O। और दूसरा मटेरियल जिसको हम एज ए ग्रेफाइट, एज ए मॉडरेटर यूज कर सकते हैं, वो क्या है, ग्रेफाइट है। तो ये दोनों एग्जांपल्स इसमें आपको याद करने हैं कि मॉडरेटर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, हैवी वाटर और ग्रेफाइट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हेडिंग है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो मास और एनर्जी हैं वो क्या है, आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो मास है वो एनर्जी में चेंज हो सकती है और एनर्जी मास के रूप में अपीयर हो सकता है। तो इसके लिए उसने एक फार्मूला दिया, आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया, वो क्या था, E इज इक्वल टू mc²। तो यहां से आप देख सकते हैं ये E एनर्जी है और इसके सामने क्या आ रहा है, मास आ रहा है, और C जो है, C क्या रहेगी हमारी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ये जो स्मॉल c लिखा हुआ है ये क्या है, लाइट की वेलोसिटी है निर्वात में या वायु में। तो यहां से आप इस फार्मूले को देख सकते हैं, E इज इक्वल टू mc²। इससे आप बता सकते हैं कि अगर जो मास है, मास के अंदर कुछ कमी आई है तो वो मास कहाँ गया, वो मास इस रिलेशन के अनुसार एनर्जी में बदल गया। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी में आप हेडिंग से आप समझ सकते हैं कि मास जो है वो वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा होगा। वैसे तो आप नॉर्मली देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की जो वेलोसिटी है या कह लो जो स्पीड है वो मास के साथ नॉर्मली चेंज नहीं होती। कब चेंज होगी, वेलोसिटी जो है वो मास के साथ कब चेंज होगी, जब उसकी वेलोसिटी जो है, जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसकी लगभग बराबर होने लग जाए, तो तब जो है वो मास जो है उसका वो क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या कहा कि वेरिएशन ऑफ मास ऑफ बॉडी विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय, आइंस्टीन के अनुसार मास जो है वो वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज होगा, m इज इक्वल टू m0 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन में c²। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी टर्म्स क्या है। m0 जो है वो क्या है, मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, जिसको हम रेस्ट मास ऑफ द बॉडी कहेंगे। रेस्ट मास ऑफ द बॉडी का मतलब जब कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है, वो मूव नहीं कर रही है, उस टाइम जो उसका मास है वो क्या है, m0 है। v जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। बॉडी जो है, वस्तु जो है जिस वेग से गति कर रही है, ये v है।
और सी अभी ऊपर भी बताया था मैंने, सी जो सिंबल है वो हम किसके लिए लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये था वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसकी वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और चेंज भी कब होगा, जब उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए, कंपेरेबल हो जाए किसके, टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। प्रकाश की जो चाल होती है उसके जब तुलनात्मक हो जाती है, किसी भी वस्तु का जो वेग है जब वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है, लगभग उसके कंपेरेबल हो जाता है, तब जो है उस वस्तु का मास जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन है, इसी फार्मूले को यूज करके हम एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। व्हाई अ बॉडी कैन नॉट अटेन वेलोसिटी मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई भी जो वस्तु है उसकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है, जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, उससे ज्यादा चाल, उससे ज्यादा वेलोसिटी किसी भी बॉडी की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, तो ये आप यहां से देख सकते हैं कि यदि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है v जो है वो इसके बराबर हो जाए, v और c दोनों बराबर हो जाए, तो ये v स्क्वायर और ये v और c दोनों बराबर हो गए, तो ऊपर भी c स्क्वायर हो गया, नीचे भी c स्क्वायर हो गया, तो क्या बन जाएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऊपर m नोट है बटे में 0 है, m नोट बटे में 0, जब किसी चीज को 0 से डिफाइन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, उसको अनंत आ जाएगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब मास जो है उसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। इस फार्मूले से हमने देखा कि जब v c के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, जो मास है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कि भाई उसको तो हम मेजर ही नहीं कर सकते, इतनी हैवी हो जाएगी बॉडी। और जब मास इतना ज्यादा हो जाएगा तो एक्सलरेशन F इज इक्वल टू एम में आपने पढ़ा हुआ है, तो वहां से जो एक्सलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, एक्सलरेशन होता है F अपॉन में m। m जो है मास, अभी हमने बताया, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी तो उसका मास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, इतना अधिक बन जाएगा कि जिसको मापना भी मुश्किल हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। और किसी भी चीज को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसके अंदर जो एक्सलरेशन होगा, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी में चेंज 0 होने का मतलब जो है वो मूव करना ही बंद हो जाएगी, इतनी भारी हो जाएगी कि वो मूव करना ही बंद कर देगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती।